जो बोर्ड के तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर हिस्ट्री का जारी किया गया था, उसके आंसर की को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा मॉडल पेपर हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो साहित्य जो होता है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है ये कहां से मिला है? तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो प्राप्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु निवासी को यानी कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे, लोग जो थे, उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था या फिर उपयोग नहीं करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो लोहा का उपयोग नहीं करते थे या उनको लोहा का ज्ञान नहीं था। और जितना ये क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पहले वीडियो में करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लेख में किस नाविकों का देश कहा गया? मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? किसे कहा गया? तो मेहुला को। किसको? तो मेहुला को नाविकों का देश कहा गया मेसोपोटामिया के लेख में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? सबसे लंबा जो हड़प्पा का शिलालेख है उसमें कितने चिन्ह है? तो उसमें टोटल 26 चिन्ह है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहर का कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया था? हड़प्पाई जो मोहर है इस पर कनिंघम जो है उन्होंने कब रिपोर्ट प्रदान किया था, कब रिपोर्ट दिया था? तो 1875 में दिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजगीर के किस महाजनपद की राजधानी है? यहाँ पर राजगाह लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए राजगीर, यानी कि राजगीर जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी थी राजगिरी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? इसका आंसर तो सबको पता होगा क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट में इसको पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है और हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र को कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो 1944 में भारतीय पुरातात्विक संरक्षण जनरल के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था RAM व्हीलर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों की, यहाँ पर महामात्र या फिर महामात्र भी महामात्रो यहाँ पर होना चाहिए। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रयाग प्रास्ति की रचना किसने की है? तो प्रयाग प्रास्ति की जो रचना है, रचनाकार है वो हरिसेन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तमिल संगम साहित्य में अनिमाई किसे कहा जाता है? तो तमिल संगम साहित्य में जो अनिमाई है वो कहा जाता है किसान को। किसको कहा जाता है? तो किसान को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता है? तो पाली भाषा में जो गहपति है वो कहा जाता है किसान को ही, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनका शासनकाल कब से कब तक का था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था 375 से 415 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? अब ये क्वेश्चन कुछ इस साल नया है, नहीं तो जितना क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन तो पहले किसी न किसी साल आ ही चुका है। जैसे ये क्वेश्चन ये न्यू है इस बार कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो प्रभावती गुप्त जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री फायान कब भारत आया था? तो चीनी तीर्थयात्री फायान जो था ये आया था 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको पहले करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? तो चीन के महान दार्शनिक का नाम था कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति की जाती है यानी कि पूजा की जाती है? तो अग्नि देव की भी, सोम देव की भी और इंद्र देव की भी ऋग्वेद में पूजा की जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी की। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो थी ये गांधार महाजनपद की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। योद्धे गणराज किस धातु के सिक्के जारी किया करते थे? तो योद्धे गणराज जो थे ये जारी किया करते थे तांबा के सिक्के, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? अब अशोक के जो ब्राह्मी लिपि के जो शिलालेख थे उसका अर्थ क्या होगा, इसका सर्वप्रथम मतलब किसने निकाला था? इसका मतलब सबसे पहले निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला शक शासक रुद्रमान का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से आपको 2-3 बातें पता चल गई। जैसे सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करने वाला शासक था उसका नाम क्या था? तो रुद्रमान था। तो रुद्रमान जो है यह
जो शिलालेख पर उल्लेख करवाया था, जो तो उस उल्लेख किस भाषा में करवाया था, किस भाषा में करवाया था, तो ये करवाया था संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शक शासक रुद्रमाण ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने पर उसके जो शिलालेख थे, उसके जो पत्थर थे, उस पर संस्कृत भाषा में शिलालेख का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सबको पता होगा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त कहाँ से हुआ था, तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सांची की स्तूप की खोज कब की गई थी, तो सांची के स्तूप की जो खोज है ये वर्ष 1818 में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं वो महावीर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलुब्रीन ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है, तो अलुब्रीन ने जो किताब उल हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो इब्न बतूता को जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे, तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है इसके लेखक थे बड़बोसा जो थे, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी इस साल कुछ नया क्वेश्चन आया है, नहीं तो हर एक साल जो पुराना क्वेश्चन होता है उसी को रिपीट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया, कौन यूरोपीय यात्री था जो कि भारत में ही बस गया था, तो मनुची। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ को किस देवता के रूप में है, तो भगवान जगन्नाथ जो है वो कौन से भगवान है, तो भगवान जगन्नाथ जो है विष्णु देव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु है। अगला क्वेश्चन है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है, तो तांत्रिक पूजा पद्धति में जो है पूजा की जाती है देवी की। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत थी, चार ऑप्शन में सबको बताना है अलवर संत कौन थी, तो अंडाल जो थी ये अलवर संत थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन नयन नार संतों की रचना है, क्या क्वेश्चन है कि कौन नयनार संतों की रचना है, कौन सी, चार ऑप्शन में सबको बताना है जो कि नयनार संतों के द्वारा रची गई है, कौन सी रचना उनकी है नयनार संतों की, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नलयरा दिव्य प्रबंधम और तावड़म, ये दोनों जो है जैसे कि तवड़म और नलनीयरा दिव्य प्रबंधम, ये दोनों जो है ये रचना है नयनार संतों की, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिक कहा जाता था, किस देश से आए हुए जो मुसलमान थे उनको ताजिक कहा जाता था, तो याद रखिएगा ताजिक से ही आपको याद रखना है तंजिकिस्तान, क्या याद रखना है ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वो कौन से देश से आए हुए मुसलमान थे जिनको की ताजिका कहा गया था, तो तंजिकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे सुल्तान का उल मसेक कहा जाता था, सुल्तान का उल मसेक कहा जाता था किसको, ये कहा जाता था निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालसा पद के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया है, तो खालसा पद के 5 प्रतीकों का जो वर्णन है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था, तो गुरु नानक जो अपना उत्तराधिकारी है वो गुरु अंगद को बनाया था, किसको बनाया था, तो गुरु अंगद को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था, तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो अंतिम संकलन है वो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था, तो कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का जो उद्भव है ये हुआ था 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, ये तो कई बार पूछा गया और आपको पता ही होगा कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में किया था। ये दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का जो कि संगमा वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था, तो सुलभ राजवंश का जो शासनकाल था वो था 1485 से 1505 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर के कौन सा राजवंश था जिसने की शासन किया था, तो अराविंदु वंश ने, किसने, अराविदु वंश ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम्पी की खोज किसने की थी, तो हम्पी की जो खोज है वो किया था कॉलिन मैकजिनी ने, किसने, तो कॉलिन मैकजिनी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो हुआ था 1347 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 1347 में। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक किस देश के राजदूत था, तो अब्दुल रजाक जो था किस देश का राजदूत था, तो ये था फारस का राजदूत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता है, तो विजयनगर के जो राजा होते हैं उनको कहा जाता है राय, क्या कहता है, जैसे कृष्णदेव राय, तो वैसे ही विजयनगर के जितने भी राजा हुए उनको राय कहा जाता था। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे, तो विजयनगर के जो संरक्षक देवता है उनका नाम था विरूपाक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि विरूपाक्ष मंदिर भी है विजयनगर में स्थित।
विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विजयनगर का जो विट्ठल मंदिर है वो विष्णु देवता को यानी कि विष्णु भगवान को समर्पित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आमुल्त माल्यवाद किसने लिखा? ये सब आपको पता होगा। आमुल्त माल्यवाद की रचना कृष्णदेव राय ने की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था? किसने कहा था? तो ये कहा था डेमेंगो पेस ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते हैं? तो जिन्स ए कामिल जो है किस फसल को कहते हैं? तो जिन्स ए कामिल नगदी फसल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकरों को सेवा के बदले दी गई जमीन को वचनावत क्या कहलाती थी? तो ये क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी मिरास और वतन। क्या कहलाती थी? तो मिरास और वतन कहलाती थी, यानी कि ऑप्शन में इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आलू, टमाटर और तंबाकू कहाँ से लाया गया था? तो भारत में आलू और टमाटर और तंबाकू ये कल लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा है? तो बादशाह नामा को किसने लिखा है? तो बादशाह नामा को अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर नामा किसने लिखवाया है? आलमगीर नामा को किसने लिखवाया है? तो आलमगीर नामा को औरंगजेब ने लिखवाया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुजक ए बाबरी की रचना किस भाषा में हुई है? तो तुजक ए बाबरी की जो रचना है ये किस भाषा में की गई थी? तो तुर्की भाषा में की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है सार्वभौमिक शांति। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा। ये पानीपत के युद्ध में जो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है आपसे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो कि बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना था? उसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट में क्या शामिल था? तो 5वीं रिपोर्ट जो आई थी उसमें शामिल किया गया था जमींदार और रैयतों की अर्जी, कलेक्टरों की रिपोर्ट और राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिक तालिकाएं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ किसकी कृति है? तो आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्यास्त कानून किस पर लागू था? तो सूर्यास्त कानून जो था ये लागू किया गया था जमींदारों पर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामिन ई कोह का सीमांकन कब हुआ था? तो दामिन ई कोह का जो सीमांकन है ये हुआ था 1832 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? तो अमेरिका में जो गृह युद्ध है ये वर्ष 1861 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट कब पब्लिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? तो दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1878 को, 1878 को। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने 1857 का विद्रोह कब किया था? तो बहादुर शाह जफर ने 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व है वो 21 मई 1857 से किया था। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। 21 ने 11 मई होगा, 11 मई 1857 को किया था। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो 11 मई 1857 से किया था। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का जो अधिग्रहण है वो किया था 1856 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था? तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह नाम से कौन विख्यात था? तो 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में जो डंका शाह के नाम से विख्यात थे उनका नाम था मौलवी अहमद उल्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलवी अहमद उल्ला जो है ये फैजाबाद में डंका शाह के नाम से विश्वविख्यात थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? चार ऑप्शन में सबको बताना है। तो किसे फांसी पर लटका दिया था? तो तात्या टोपे को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम माना है? किसने माना है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्र का परिणाम? तो ये माना था जेम्स आउटक्रम ने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये तो कई बार आपको पता चुके, चर्बी वाला जो कारतूस है, 1857 का तत्कालिक कारण था। और ये सेम क्वेश्चन आप लोगों का मॉडल पेपर जो ये ही मॉडल पेपर जो है, इसी मॉडल पेपर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है कि 1857 का विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना आपको, चर्बी वाले कारतूस। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये स्थित कहाँ पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको याद रखना है, बॉम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था? तो संपूर्ण भारत की जनगणना करने का जो पहला प्रयास है ये किया गया था 1872 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1878 में सर्व ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी? तो 1878 में सर्व ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो की गई थी पुरातात्विक अन्वेषण के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो सबको पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी जो थे उन्होंने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो अहमदाबाद में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ समझौता जो है ये कब हुआ था? किसके बीच? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो ये समझौता हुआ था वर्ष 1916 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का जो आंदोलन है ये हुआ था वर्ष 1918 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे गांधी जी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कौन थे? तो गांधी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब आरंभ यानी कि शुरू किया था? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, अगस्त 1920 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि साइमन कमीशन के सदस्य कौन थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन में इसका डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन का आयोजन है वो लाहौर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन समझौता जो है ये मार्च 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैडलियोन कहाँ की थी? तो गैडलियोन रानी जो थी ये कहाँ की थी? तो ये मणिपुर की रानी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की हुई थी? सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा है ये अगस्त 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त 1942 को बंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो प्रस्ताव है इसको पेश किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की? कहाँ पर स्थापित की थी? तो सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो वेवेल जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? तो क्लीमेंट इटली ने ये जो घोषणा है ये फरवरी 1947 में किया था कि ब्रिटिश शासन जो है वो जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ही हमारा भारत आजाद हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो भारत का जो विभाजन है ये कैबिनेट मिशन भारत का जो विभाजन है ब्रिटिश शासन का कैबिनेट मिशन योजना का परिणाम था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो संविधान का निर्माण पूरा हुआ था 1949 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने किया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जो वकालत है वो संविधान सभा में किया था आर.वी. धुविलकर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के जो गृह मंत्री है वो जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं,
और जगजीवन वल्लभ भाई पटेल, सॉरी गृह मंत्री है ना, तो गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार को किसने प्रकाशित किया था? किसने प्रकाशित किया था? तो एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार को। और लास्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफार खान जो है ये सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा 100 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपको करवाएंगे, ठीक है। तो ये जितना लघु उत्तरीय सारा का सारा आपको करवाएंगे एक ही वीडियो में। फिर उसके बाद आपको करवाएंगे लघु उत्तरीय, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर बताए थे ना कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न था। तो चरबी वाले कारतूस और सेम वही बात आपको सब्जेक्टिव में भी आपको लिखना है। और सब्जेक्टिव में कोई आपको बड़ा आंसर नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पर आंसर में क्या, क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए 30 से 40 शब्दों में ही उत्तर लिखे। क्वेश्चन कहीं पर होना चाहिए अधिकतम से अधिकतम 50 शब्दों में अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो 50 शब्द से ज़्यादा में आपको नहीं लिखना है जो उत्तर, तो छोटा में ही आपको लिखना है। तो इतना ही लिखना है कि जैसे 1857 के क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे, और उसी में थोड़ा आपको कुछ और ऐड करके लिख देना, बस हो गया। उसमें कुछ ज़्यादा आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं और पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। उस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% प्रश्न जो होगा वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करेंगे।